पिछली वीडियो में आप लोगों ने चिन्ह परिपाटी समझ लिया था और इस बात को समझ लिया था कि गोले दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के क्या नियम होते हैं। तो गोले दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के 3 नियम होते हैं और उन तीनों नियमों को मैंने आपको समझा दिया था। इस वीडियो में आप लोग इस बात को समझेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु कहाँ हो तो प्रतिबिंब कैसे होता है, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, उस वास्तविक होता है कि उल्टा होता है कि सीधा होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे होता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसकी 6 कंडीशन है, 6 स्थितियाँ होती हैं अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियाँ होती हैं जिसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उसकी पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा फोकस पर बनता है। इस बात को याद रखना है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा फोकस पर बनता है। ये कोई बहुत दूरी पर एक वस्तु ए बी है जिससे 2 प्रकाश की किरणें आपस में समांतर आ रही हैं। एक किरण जा रही है प्रकाश वक्रता केंद्र से जो परावर्तित होकर अपने मार्ग से वापस जाएगी। एक किरण फोकस से जा रही है जो परावर्तन के बाद मुख उसके समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ पर काटेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो वस्तु ए बी है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। इस चित्र को भी आपको बना लेना है। दूसरा है कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। अवतल दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा, ये भी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, ये भी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। आकार में वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता। कहाँ बनता? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता। ये भी आकार में वस्तु से छोटा होता है, बनता कहाँ? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इस फिगर को भी बना लेना। तीसरी कंडीशन देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर, उल्टा, वास्तविक, वक्रता केंद्र पर बनता है। अगर अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर कोई स्थित है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आकार में वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। देखिए बनेगा कैसे। ए बी कोई वस्तु है, एक किरण प्रकाश की मुख से समांतर जा रही है, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। दूसरी किरण फोकस से जा रही है, परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें जहाँ काटेंगी वहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इस फिगर को भी आपको बना लेना है। चौथी कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो। अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बड़ा, उल्टा, आकार में वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता। ये एक वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी। ठीक, एक फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के बाद मुख के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें जहाँ पर काटेंगे वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पांचवी कंडीशन है, पांचवी स्थिति है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पर फोकस पर स्थित, यहाँ पर लिखना चाहिए था फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा, वास्तविक तथा अनंत पर बनता है। तो यहाँ पर दर्पण के सामने फोकस पर स्थित, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? फोकस
पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा, वास्तविक तथा अनंत पर बनता है। तो फोकस पर वस्तु है, एक किरण गई मुखच्छ के समांतर, ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, और एक किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही, परावर्तन के बाद अपने मार्ग से वापस आएगी। दोनों किरणें क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, तो जाके कहाँ मिलेंगे, अनंत पर। छठवीं स्थिति क्या है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो। अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी बनता है। तो इसका फिगर यहाँ पर है। ये कोई वस्तु ए बी है, फोकस और ध्रुव के बीच है। मुखच्छ के समांतर जो किरण जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी। जो किरण यहाँ से होके जाएगी वक्रता केंद्र से, वो अपने मार्ग से पीछे आएगी। तो दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये किरणें जो है दूसरे को काटेंगी ए डैश बी डैश पे, तो वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो 6 कंडीशन है जिसे आपको बना लेना है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की अभी मैंने बताया था इसके पहले भी कि 2 स्थितियां होती हैं। अवतल दर्पण की 6 स्थिति होती है, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां होती हैं। उसमें पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी आकार में वस्तु से छोटा दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है, फोकस पर बनता है, और उल्टा होता है, आभासी होता है। इस चित्र को भी आपको बनाना है कि 2 किरणें हैं, समांतर हैं, अनंत से आ रही। अब ये परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई जा रही हैं, ये भी फोकस से होती हुई जा रही। इसको बढ़ाने पर फोकस पर काटेंगे तो एक बिंदु जैसा प्रतिबिंब बनेगा, यानी आकार में बहुत से वस्तु से बहुत छोटा हो। और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा। तो लिखा भी हूँ, सीधा, आभासी, आकार में वस्तु से छोटा होता है। इसकी दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, सीधा, आभासी, आकार में वस्तु से छोटा बनता है। सीधा होगा, आभासी होगा और आकार में वस्तु से छोटा होगा। एक किरण जा रही है मुखच्छ के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी, और जो किरण वक्रता केंद्र से हो की ओर आएगी वो परावर्तन के बाद अपने मार्ग से वापस जाएगी। दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगी। तो यहाँ पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो ये तो प्रतिबिंब के बनने के नियम थे। अब इसका उपयोग भी आप इसी वीडियो में देख लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग, तो इसको याद करना है। पहला उपयोग है शेविंग। शेविंग माने दाढ़ी बनाना होता है। शेविंग में बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है डॉक्टर कान, नाक, दांत, गले आदि के निरीक्षण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा है रेल के इंजन, मोटर, कार की सर्च लाइन, जो आगे की हेडलाइट होती है उसकी बात हो रही, में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उससे होता क्या है, उसमें एक बल्ब होता है जो उस दर्पण के किस पर होता है, फोकस पर। उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं उसको दर्पण क्या करता है, उनको समांतर कर देता है। इसलिए वो जो किरणें होती हैं हेडलाइट से निकलती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि जो आपके गली में या शहरों में जो लाइट लगी होती है, लैंप लगे होते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उसी से जो प्रकाश होता है वो खूब फैल जाता है, ठीक है ना, प्रकाश बहुत दूर तक फैल जाता है। और जो आपकी बाइक होती है, कार होती है, बस होती है, उसमें ड्राइवर की सीट के बगल में एक शीशा लगा होता है जिससे वो पीछे की चीज़ को देख सकता है,
वो क्या होता है, उत्तल दर्पण ही होता है। तो बसों, कारों आदि में ड्राइवर के सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।